ओके गाइस, सो आप सबके पास ये नोट्स भी पहुंच गए हैं। ये है रिवीजन के लिए ही नोट्स, बट ये ऑब्वियसली आपको डिटेल में पढ़ने के लिए हमने कैपलान क्लासेस में रेगुलरली फॉलो किया। आप वही फॉलो करोगे रेगुलर, अपना जो एक एक प्रॉपर एक बार टेक्स्ट कंप्लीट करने के लिए। दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। अब अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक पीपीटीज, आपको लाइक हम क्या करने वाले हैं हमारी क्लास में, हम पास्ट पेपर करेंगे साथ में। क्योंकि पास्ट पेपर से क्या होगा कि आपके पास पूरा का पूरा लाइक एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, और लाइक क्या कहते हैं बी में भी, और आपके जो सी है, सी में आपका इंटरप्रिटेशन भी एक ही बार कवर हो जाएगा। आपका कंसोलिडेशन एरिया भी कवर हो जाएगा, और आपका अगर सिंगल एंटिटी वाला क्वेश्चन, मतलब वो पास्ट पेपर में जैसे भी होगा, वो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट वाली इकट्ठे कवर हो जाएंगी। एंड अगेन you will receive a debrief video of examination report guidance। वो लाइक जैसे ही ये सेशंस खत्म होंगे, साथ के साथ आपको उसकी वीडियो भी मेरी तरफ से अवेलेबल हो जाएगी। अगर बाई चांस हमारे पास टाइम हुआ तो हम लाइव में कर लेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर रिपोर्ट कैसे करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी तरफ से मुझे अपनी अपनी अवेलेबिलिटी एक बार सेंड कर देना। बहुत बार क्या होता है, मॉक बेस्ड स्टूडेंट जो है अलग टाइम जोन मांगते हैं, जैसे कि आप स्पेन में हो, गणेश दुबई में है, ठीक है, मानसी मुंबई में है, श्रुति गुजरात में है। सो सबका अलग अलग टाइम जोन है। सो ये उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने मुझे अपना एक बार बता दो कि मैम आई वांट टू अपीयर इस वाली डेट पे, इस वाले टाइम जोन में, अपना ये वाला मॉक ये देना चाहता हूँ मैं, या चाहती हूँ मैं। सो दैट आई कैन शेयर प्लानर अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन, योर अवेलेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे जो पेड अलग से मॉक लेते हैं, उनका वैसे ही होता है, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मुझे बताते हैं दैट मैम वी आर वर्किंग, so we want to appear at this time zone now। सी आपके पास थ्योरी इज इक्वली इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक प्रैक्टिकल, ठीक है। एफआर में थोड़ी सी चलो फिर भी कम आती है, बट ये बाकी सारे पेपर एरियाज में थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब थ्योरी बेस्ड आपके पास यहाँ पर दो टॉपिक एरिया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इन दोनों चैप्टर्स का मिला के आप 4 से मतलब 4 मार्क्स तक का या 5 मार्क्स तक का आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोनों चैप्टर्स का मिला के। सो अब थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ कवर कराती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अभी 1 महीना भी नहीं रहता है, किस टाइम पीरियड में क्या कवर किया है। सो दैट अगर आप कहीं पे अटक रहे हो, सो आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू कि आपका ये अंडरस्टैंडिंग पोर्शन जो है गलत है। सो अब पहले तो मुझे ये बताओ कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में आपको क्या पता है। यस, व्हाट इज द It's मीनिंग all ऑफ about the रेगुलेटरी governing फ्रेमवर्क? bodies, accounting bodies, यस, different bodies. I यस, mean, who is taking care of? यस। सो बेसिकली क्या होता है हमारे अकाउंट्स में, लाइक वी हैव लाइक हर एक कंट्री का एक एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। एंड अगेन बॉडी के अलावा हमारे पास क्या होता है, एक तो नेशनल लॉ हो गया हर एक कंट्री का, देन उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टिव्स आ जाते हैं, एंड अगेन फिर उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स आ जाते हैं, एंड हमारे पास आईएफआरएस कंसेप्ट आ जाते हैं। सो इन्हीं के बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो हमारी दो तरह की अप्रोच फॉलो करता है। एक होती है हमारी रूल बेस्ड अप्रोच, और एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। सो इज गोना टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। मैम रूल बेस्ड मतलब जो स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए वी शुड फॉलो दैट रूल्स ओनली, लाइक दैट इज अ क्रिएटिव अकाउंटिंग एंड दैट अकाउंटिंग शुड बी डन totally based on that same rules. But in the conceptual, like we have the flexibility in that basis, like we have the flexibility, we can either use the gap, generally accounted accounting principles, or otherwise we can use the IFRS standards also. आप गैप वर्ड बीच में यूज मत करना, ठीक है। आप ये बोलना कि यस, कि इफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अगर फॉलो नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है, उसका मुझे रीजन बताना है। तो इसका आंसर मैं देती हूँ, व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन नॉट टू यूज गैप। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो कि यूके बेस्ड अप्रोच बॉडी है, जो कि एसीसीए बॉडी अडॉप्ट करती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एसीसीए ही एप्लीकेबल है, और गैप लॉज एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली गैप लॉज कहाँ पर ज्यादातर एप्लीकेबल है, यूएस बेस्ड कंट्रीज में। तो अगर आप गैप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे ना, तो अगर वो हो जाएगा कि अच्छा हमारे पास चॉइस है कि गैप और वो, बट वो चॉइस नहीं होती है। आप प्रिंसिपल बेस नहीं फॉलो कर रहे हो तो क्या फॉलो कर रहे हो आप ये बताते हो। उसके रूल्स अगर आपने मॉडिफाई किए हैं तो क्यों किए हैं वो आप बताते हो, एंड उसके बदले क्या किए। सो डोंट मेंशन गैप।
ओके. Yes, ma'am. So yes, IASB conceptual framework provides that underlying rules, conventions, and definition that underpin the preparation of all the financial statement prepared under the IFRS standards. So it ensures that the standard developed within the conceptual framework. जो भी हमारी जितने भी हम स्टैंडर्ड बनाते हैं वो conceptual framework जो कि हमारा लाइक जिसके अंडर हमारी अप्रोचेज आती हैं उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं. अब अगेन बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, हम कोई भी स्टैंडर्ड नहीं कर रहे. बहुत बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अब आ रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी का अब आया है फाइनली, एक एक स्टैंडर्ड इशू हुआ है, राइट. तो अगेन मतलब बहुत सारे ऐसे इशू है जहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू द जो है गाइडेंस है इसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं. So it aids the process to improve the existing standards, ensure that the financial statement contain the information that is useful to the users. सो अब अगेन हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि इसके मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड है, जितनी चाहिए थी वही है. एंड यस इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन क्रिएटिव अकाउंटिंग. क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होता है? Like this is the rules based, like rules के हिसाब से ही हम लोग क्रिएट करते जाते हैं. सो बेसिकली क्रिएटिव अकाउंटिंग इज समथिंग कि हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. जैसे कि सपोज करो कि मुझे बैंक से लोन लेना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही हूँ सो दैट आई विल गेट बैंक लोन. तो उसमें मैनिपुलेशन हो गया, मैन क्रिएट करना अपनी तरीके से. सो इज द रिवाइज आईएएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज इशूड इन मार्च 18. आपको ये डेट्स वगैरह ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. सो देखो अब मार्च 18 में हुआ था और नए एरियाज जो है हमने इंक्लूड किए. क्या क्या हमने अपने स्टैंडर्ड्स में, हमने क्या क्या अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखना है. एक तो ये कि किस बेस पे मैं मेजर कर रही हूँ, एंड मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर उसका कैसे दे रही हूँ, and derecognition which update have been made to the following. तो उसके अलावा मैं और क्या करूंगी कि इसकी अगर बाय चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड है या कोई ऐसा एसेट है जो कि अब हमने नहीं फॉलो करना है, तो उसके रिगार्डिंगली डी रिकॉग्नाइज करके दिखाना कि ये नहीं कर रहे हैं. अब डी रिकॉग्नाइजेशन जब हम करेंगे, कौन से एसेट कौन सी लायबिलिटी अब नहीं दिखानी है, कौन सा एसेट कौन सी लायबिलिटी दिखानी है और किस हेड के अंदर दिखानी है, मैं वो दिखाऊंगी. अगेन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अब अनसर्टेनिटी जैसी चीजों के लिए हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड आता है, तो स्टैंडर्ड याद है आपको? अनसर्टेनिटी के लिए क्या कौन सा स्टैंडर्ड हम करते हैं, वैसे इससे लिंक नहीं है बट वैसे ही पूछ रही हूँ. Is it related to provision, ma'am? यस, इट्स रिलेटेड टू प्रोविजन. सो इज अगेन मैं इसमें और क्या देखती हूँ, प्रूडेंस, स्टीवर्डशिप एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म. तो चलो प्रूडेंस क्या होता है मुझे ये भी बता दिया जाए. Like assets are not overstated and liabilities are not नॉट understated. अंडरस्टेटेड. यस, दैट मीन्स कि मुझे ध्यान से काम करना है, मैं अपने एसेट्स को ओवरस्टेट और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करूं. स्टीवर्डशिप क्या होता है? फिड्यूशरी ड्यूटी, द एक्ट ऑफ गुड फेथ. मतलब कि मैं अपने लाइक अपने प्रिंसिपल को लायबल हूँ कि मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके एसेट्स का अच्छे से ध्यान रखूं. एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? Like it should not be based on the legal form जो है उससे तो like it's whatever we present, like that should not be legal form, but the real uh, बेसिकली मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक रियलिटी पे दिखानी है, लीगल फॉर्म पे नहीं दिखानी. दैट इज नोन एज all. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है प्रेफरेंस शेयर्स की भी, कि प्रेफरेंस शेयर्स नाम से शेयर्स होते हैं, बट अगर हम मैं बात करूं रिडीमेबल और इरिडीमेबल की, तो अगर इरिडीमेबल है तो चलो मैं बोल दूंगी कि शेयर्स ही हैं. बट अगर रिडीमेबल है, रिडीम बैक होने वाले हैं, तो नाम से मैं बोल रही हूँ शेयर्स है, बुक्स में शेयर्स बोल रहे हैं, बट अगेन उसका ट्रीटमेंट तो हम लोन की तरह करते हैं. सो दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सो अब देखो, अब मेरे पास नेक्स्ट एरिया क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो जो मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सो दैट जो मेरे एंटिटी के जो यूजर्स हैं उनके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाए. यूजर्स मीन्स कि मेरे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं,
दैट इज बेस्ड ऑन दैट दे कैन टेक द इन्फॉर्म डिसीजन। अब डिसीजन क्या हो सकते हैं, एक तो मेरे को आपको लेंड करना है तो मैं देखूंगी, फाइनेंसिंग रिगार्डिंगली देख लूंगी, मैं इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंगली देख लूंगी। अगेन मैं अगर उस कंपनी के एम्प्लॉयज हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट जो है डिसीजन जो है मैटर करते हैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एंड voting or influence in management action, the use will be assessing of the management stewardship of the entities alongside its prospect of future which will require the following information। तो मुझे क्या देखना है कि इसकी जो मेरी एसेट्स हैं, है ना, एसेट्स क्या होते हैं, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एंटिटी होते हैं। एंड अगेन एसेट्स के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं एंटिटी से। एंड यस, द चेंज इन द एंटिटीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लेम, तो उसी के बेस पे मेरे पास क्या आता है, क्लेम आता है ना। कि लाइक कि जैसे सपोज करो लोन लेना है तो मेरे पास जितने एसेट्स होंगे उसी के बेस पे मुझे लोन मिलेगा। अगेन मेरे फाइनेंशियल ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है सही से काम कर रही है या नहीं, वो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन से ही पता चलेगा। सो दीज आर द सर्टेन गाइडलाइंस जिससे मुझे आइडिया मिलता है कि ये डिसीजन मेकिंग जो है सही से भी हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखो आपको वैसे ही डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, इसीलिए थोड़ा सा फटाफट में ये वाला एरिया कवर करा रही हूँ। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन के मेरे पास कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है रेलेवेंट और एक होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो रेलेवेंट मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि मेरे डिसीजन मेक के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगेन रेलेवेंट डिपेंड करेगा नेचर पे, एंड अगेन दैट वुड डिपेंड अपॉन द मेटीरियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यूजर्स की डिसीजन मेकिंग को कितना इम्पैक्ट कर सकती है। अगेन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है कि इसकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, एक तो उस पर रिलाई किया जा सके, मतलब कि दूसरा उसमें क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मेरे बायसनेस से वो इन्फ्लुएंस हो रही है। एंड यस नेक्स्ट क्या है कि यस मेरा वो उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होनी चाहिए जिस वे में अंडरस्टैंडेबल है। अब उसके अलावा इनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने क्लास में भी बहुत बार कराया हुआ है ये बात कि इसकी इनहांसिंग मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन जो है इनहांस हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो एक तो कंपेरेटिबिलिटी, अगर मेरे पास पिछले साल का और इस साल का होगा तो उससे क्या होगा, मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी, है ना, कंपैरेटिबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी क्या है कि इसकी कि मैं उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर पाऊं, दैट मीन्स कि उसका मेन सोर्स जो है मैं देख पाऊं कि उसका सोर्स क्या है, रूट कोज कहाँ से आ रहा है। एंड टाइमलीनेस मतलब कि जितनी ज्यादा पुरानी इंफॉर्मेशन होती जाएगी वो मेरी उतने ही कम काम की होती रहेगी। तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन जितनी रिसेंट हो, जितनी अपडेटेड हो उतना ही अच्छा है, जितनी पुरानी उतनी मेरे लिए काम की नहीं। अब नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन ऐसे पहुंचाई जाए जिस फॉर्म में उसको समझ में आती है, दैट मीन्स कि प्रेजेंटेशन वाइज होना चाहिए और इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ द इंफॉर्मेशन इज ओवरलोड एंड वो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि यूजर्स को समझ में नहीं आ रही, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट एनीथिंग टिल नाउ। यस, No, कैन वी ma'am. प्रोसीड है? ओके, सो नाउ Yes. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसकी रिपोर्टिंग एंटिटी की बात। तो रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, जैसे कि एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो वो हो गई वो। अब जरूरी नहीं है कि वो एक लीगल कंपनी है, मतलब जिसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग एंटिटी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट द एंटिटी एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगी, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस उसके बारे में रिपोर्टिंग करूंगी। अगेन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आ जाती हैं, उसमें कवर हो जाती हैं। अनकंसोलिडेटेड यानी कि सिंगल एंटिटी का केस आ जाता है। कंबाइंड भी आ जाता है, मतलब कि दो तीन तरह की कंपनीज के बारे में, ये आपकी सिलेबस का इतना वैसे पार्ट नहीं है। अगेन मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द एंटिटी एज अ होल, जब हमारी ग्रुप वाली होती है तो मेरी पूरी की पूरी ग्रुप के लिए बनती है। एंड हम और क्या देखते हैं उसमें कि इसकी मेरी जो कंपनी है वो एक गोइंग कंसर्न कंपनी है, दैट मीन्स उसका फ्यूचर में बंद होने का कोई भी इरादा नहीं है। सो हम एक ये पार्ट उसमें ध्यान में रखते हैं। अब जो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके एलिमेंट्स आपको पता है कि इसकी क्या होता है, एसेट लायबिलिटी इक्विटी, ठीक है, ये हो गए मेरे बैलेंस शीट के एरियाज हो गए, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गए मेरे पी एंड एल के एरिया हो गए।
सो एसेट्स के लिए एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मेट होना चाहिए, दैट मीन्स आज की डेट में वो मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल, और वो कैसे आया है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मतलब कि जैसे कि पास्ट में आपने सपोज करो मुझे फोन गिफ्ट किया, नहीं मांग रही, ठीक है। अगेन सपोज करो पास्ट में मैंने कोई एसेट परचेज किया, इनहेरिटेंस में मुझे कुछ मिला, तो पास्ट में होने के कारण अगर उसको बेचूंगी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है, पैसे मिलेंगे, एंड उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है कि अब वो मेरा ही है। तो ये क्या हो गया मेरे पास एसेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, है ना। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज की डेट में मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है। सपोज करो मैंने आपको कहा भाई मुझे लोन दे दो, आप लोग बाहर बैठे हो, तो मुझे लोन दे दो, जिसके कारण अब मुझे पता है कि मेरी पॉकेट से इकोनॉमिक रिसोर्स जाएगा, दैट इज मेरे लिए लायबिलिटी का एलिमेंट। अब इक्विटी क्या होता है, जो बचा कुचा रह जाता है लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, वो क्या हो जाता है मेरा इक्विटी। और इक्विटी क्या होता है, हमारी खुद की ऑनर्स कैपिटल होती है। अब इक्विटी के ऊपर हम डिविडेंड देते होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन इनकम क्या होती है, ये मेरी पी एंड एल रिलेटेड आइटम है। तो इनकम क्या है, मेरी एसेट का बढ़ना, दैट इज मेरे लिए इनकम। मेरे पास क्या कहते हैं 10,000 का कैश था, मेरे पास 15,000 का कैश हो गया, दैट इज मेरी इनकम है। अगेन मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मैंने आपको 15,000 देने थे, आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, आपने कहा मैम कोई बात नहीं, आप जान पहचान के हो, आप ना मुझे क्या कहते हैं 10,000 दे देना, तो मेरी 5,000 की लायबिलिटी कम हुई, वो भी मेरे लिए एक किस्म की इनकम होगी, मेरी पॉकेट से एक्सपेंसेस नहीं जा रहे हैं। अगेन एक्सपेंस क्या होता है, मेरा एसेट कम हो जाना, जैसे कि कैश मेरा कम हो गया है ना, तो उससे मेरा एक्सपेंस अराइज होगा। एंड दूसरा क्या होगा, लायबिलिटी का बढ़ना, दैट इज ऑल्सो मेरा एक्सपेंस का एरिया। अब इनको मैंने रेकोगनाइज और डी रेकोगनाइज कैसे करना है, मुझे ये देखना है। तो देखो मेरा एसेट का रेकोगनाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि मैं उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊं, एंड ऐसे दिखाऊं कि यस कि मेरे एसेट्स और जो भी लाइक एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, कि ये एक रेलेवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स जो मेरे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरा कर दे। एंड डी रिकॉग्नाइज कब करें, जब मैंने उसको बेच दिया, मतलब वो क्राइटेरिया खत्म हो गया, अब वो नहीं है मेरे साथ, देन मैं उस वाले केस में इनको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी, मतलब कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको रिमूव कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, मेजरमेंट का एरिया। तो मेजरमेंट देखो मेरे पास एक वे क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या करती हूँ, मतलब कि जितनी वैल्यू थी उतने वैल्यू पे ही दिखा रही हूँ। सो दैट मीन्स प्राइस ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज टू द आइटम, ठीक, जितने प्राइस पे वो आइटम मैं लेके आई थी, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट का वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन क्या होता है, दैट मीन्स कि आज की डेट में सपोज करो मेरे पास एक फोन है, एक लैपटॉप है, आज की डेट में उसकी करंट कंडीशन को देखते हुए उसकी वैल्यूएशन हो गया मेरा करंट वैल्यू। एंड अब देखो मुझे क्या देखना है, एक और मेरे पास मेजरमेंट हो जाता है फेयर वैल्यू, और दूसरा क्या होगा वैल्यू इन यूज, मतलब कि उसको अगर मैं यूज करती हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई। एंड तीसरा मेरे पास क्या होगा, करंट कॉस्ट, आज की डेट में इसकी कितनी कॉस्ट है मार्केट में। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो कि डिटेल में आपके पास स्टडी टेक्स्ट में है, वी डोंट हैव सच टाइम कि मैं डिटेल में जाऊं। बाकी किसी को फिर भी कुछ पूछना है देन आस्क मी क्वेश्चन। मैम, यस। मैम एक्चुअली आई वाज हैविंग द कंफ्यूजन विद जो स्टार्टिंग में मतलब मैंने गैप के रिलेटेड बोला था ना, एंड हम्म। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप प्लीज मैम वो मतलब फिर से लाइक डिस्क्राइब करके बताएंगे कि उसका एक्चुअल अप्रोच ठीक क्या है, है। अब देखो क्या है, हमारे पास दो बेस अप्रोच होती हैं, प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड अप्रोच। जो रूल बेस्ड होती है ना वो स्पेसिफिकली गैप बेस्ड ही ज्यादा जाती है, रीजन मीन क्योंकि रूल बेस्ड अप्रोच चलती है यूएस बेस्ड कंट्री में जहां पर सार्बन ऑक्सले लॉ लगता है। और सार्बन ऑक्सले लॉ बनता किसको देखे है, उसमें क्या आती है चीजें गैप वाली। और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच कौन सी होती है, जो कि यूके बेस्ड कंट्रीज में बैठता है। वो क्या होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रूल बेस्ड होता है, रिजिड होता है, मतलब आपको करना ही करना है, इसीलिए उसमें हम बोलते हैं कंप्लाई और एक्सप्लेन। और जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होता है कुक ब्रुक, सॉरी कंप्लाई एंड एक्सप्लेन, सॉरी प्रिंसिपल में है। और रूल बेस्ड क्या है हमारा, कुक ब्रुक अप्रोच, मतलब कि आपको वो करना ही करना है। रूल मतलब रिजिडिटी, प्रिंसिपल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप वो फॉलो कर रहे हो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे तो क्या फॉलो कर रहे हो आप ये बताओगे। मतलब कि अगर आप प्रिंसिपल का कंप्लाई हो गया, जैसे कि उसमें ना अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपके पास वहां पर प्रिंसिपल में ऐसी ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपको लगता है कि वहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, ऐसे ऐसे बीच में एरियाज कवर हो रहे हैं। बट रूल्स क्या है, रिजिडिटी की तरफ, उसमें जो रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो रिजिडिटी वाले एरिया जिनमें हम चीजें चेंज ही नहीं कर सकते।
तो इसलिए आप ये बोलोगे उस वाले अप्रोच में, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में, कि आप क्या कर रहे हो तो ये बता रहे हो, अगर प्रिंसिपल क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे आप ये बता पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने गैप स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन करने के लिए मना किया। रीजन मीन, क्योंकि पास्ट में ऐसा किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया था, डायरेक्टली उसने लिख दिया था, एंड मॉक चेकर लाइक हो गए इसको 1-2 साल हो गए, तो उसका वो गलत होके आया था। तो आई डोंट वांट कि उसके कारण वो गलत हो। तो आप बस ये कर दो प्रिंसिपल में कि आप क्यों फॉलो कर रहे हो, मतलब आपने अगर प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया तो क्यों नहीं फॉलो किया, एंड उसके बदले क्या फॉलो किया। Yes, ma'am. Got it. ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट एरिया क्या आता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंगली। सो देखो, मेरा पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलते हैं हम उसको। तो पी एंड एल जो होता है, मेरे इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छे से बता देता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे काम किसका क्या काम होता है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल कितनी है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी हमें कैसे पता चलता है, कंपनी भी छोड़ो, अगर हम अपने भी घर के भी कोई बिजनेस की बात करते हैं, तो हमने कितना कमाया। मैं भी हर क्वार्टर के बाद देखो अपना ये चेक करती हूँ, आप भी कल को फ्यूचर में चेक करोगे कि हमने कितना अर्न किया। हम सब ये अर्न करने के लिए बैठे हैं, राइट। सो हम ये चेक करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी गई, विच इंक्लूड्स ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस। इफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइज फ्रॉम द चेंज इन द current value, then it can be recognized through OCI. Reclassification of the profit and loss is allowable to give more relevant information. तो देखो, रिक्लासिफाई वैसे आप नहीं कर सकते हो, बट कब करोगे, अगर आपको लगता है क्या, अगर आपके ये करने से आपका प्रेजेंटेशन जो है ज्यादा बेटर हो जाती है। इसीलिए हमने अभी कंसिस्टेंसी, कभी आपने पढ़ा होगा कि हम नॉर्मली कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, बट हम कंसिस्टेंसी कब फॉलो नहीं करते हैं, जब मुझे लगता है कि इसकी अब मैं चेंज करूंगी तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन मिलेगा, तब मैं कंसिस्टेंसी नहीं करूंगी, राइट। यस। Yes, ma'am. अगेन आपके पास यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, मुझे ग्रुप में क्लास के बाद ये इसके आंसर जो है मैं लाइक पोल में ले लूंगी, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इसके आंसर्स मैसेज करो, जितने भी आपके आ रहे हैं। वैसे ये एग्जाम किट के ही हैं, ठीक है। एग्जाम किट के नहीं, सॉरी, स्टडी टेक्स्ट के हैं। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक एरिया आता है आपके पास। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का आपके पास एरिया आता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों है, देखो मेरे जो रेगुलेटरी बॉडीज क्यों है, बेसिकली हमें पता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लाई करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई करना है। क्यों करना है? बिकॉज वी नो दैट देयर इज सम यू नो हमारा एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर मैं वो एजेंसी रिलेशनशिप है, जिसके कारण क्या होगा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हो सकती हैं। सो इसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज चाहिए। तो अब वो क्या क्या है देखते हैं। एंड अब इसमें हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं। अच्छा, तो पहले मैं वैसे आप सबने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया हुआ है ये एरिया कवर, तभी हम रिवीजन क्लास में बैठे हैं। तो मुझे ये बताओ कि हमारी जो बोर्ड है, बोर्ड का क्या काम है, एंड हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसका क्या काम। यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेरी बोर्ड IASB जिसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेरी एडवाइजरी कमेटी। Ma'am, board, like that is the main body which is responsible for developing the set of the accounting standards which are known as the IFRS standards. ओके, एडवाइजरी कमेटी क्या करती है? That helps the IASB while preparing the standards and gives the advice like how to do it. एंड इफ बाय चांस कोई ऐसा टॉपिक एरिया है जो कि न्यू इंट्रोड्यूस कराना है, वो एडवाइजरी कमेटी वहां पर एडवाइस देती है कि इस टॉपिक एरिया पे या फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन में भी हेल्प करती है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्या करती है इंटरप्रिटेशन कमेटी? Guide the views and provide consultation. इंटरप्रिटेशन मीन्स कि जब कभी भी हमें कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड है जिसपे हमें प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, तो उस वाले टाइम पे उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में वो हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरप्रेट।
ठीक। अच्छा, फाउंडेशन क्या होती है हमारी? यस, IFRS फाउंडेशन। अच्छा, फंडिंग वगैरह हो, सारे मेंबर्स के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? IFRS फाउंडेशन। यस। तो बेसिकली स्टैंडर्ड लगे पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है स्टैंडर्ड अच्छे से अप्लाई हो, एंड हमारे पास ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, हमारे पास क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो है लाइक हर एक कंट्री का सही रूल्स के अकॉर्डिंगली हो, ये मेरी जो है फाउंडेशन का काम होता है, मेन बॉडी। और फंड सबके पास हो, हर एक मेंबर कंट्री के पास, वो इसी का ही काम होता है। ना अगेन स्टैंडर्ड सेटलिंग प्रोसेस वैसे बहुत सालों से ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, बट चलो 1 मिनट लगेगा। कि मेरी बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें हम कोई भी एजेंडा टॉपिक है वो देखते हैं, एजेंडा टॉपिक से हम कंसल्टेशन लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टॉपिक एरिया पे, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन बैठे होते हैं बोर्ड में, एंड वो डिस्कशन पेपर आता है। डिस्कशन पेपर में जो हमारा टॉपिक एरिया उसके बारे में डिस्कशन होती है, जैसे कि जीएसटी आया था, अगर वो आपके लाइफ स्पैन की बात है ना, अब जैसे कि सस्टेनेबिलिटी का भी स्टैंडर्ड आया है, तो वो उसके पीछे बहुत सारी मीटिंग्स लगी हैं। मैंने 3 साल पहले वो मीटिंग अटेंड की थी, अब जाके वो स्टैंडर्ड आया है। सो अब अगेन डिस्कशन पेपर होता है, एंड देन फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट, मतलब कि पब्लिक के पास भेजा जाता है। हमारे पास भी आया था कमेंट करने के लिए कि आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन आपको कैसे होनी चाहिए। सो वो डिस्कशन पेपर आता है, एंड देन उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट आता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड के इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। अगेन फिर उसके बाद न्यू आईएफआरएस इशू हो जाता है, फिर लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड सही से अप्लाई हो गया, इसमें कोई कमियां तो नहीं है। सो वो सारी चीजें हम स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। एनीथिंग टिल नाउ? No, ma'am. Got it, ma'am. यस, ये ना लाइक पुराने वाले उसमें नहीं था सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, एज आई मेंशन यू कि न्यू एरिया अभी लॉन्च हुआ है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। तो एक तो मैं एक रेकमेंड करूंगी कि सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग एरिया के ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ के अलग से जाना, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू एरिया। तो ऐसे न्यू एरियाज के ऊपर हमें पिक करना होता है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि टेक्निकल आर्टिकल्स ना कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो वो किसी भी एरियाज में टेस्ट होके आ सकता है। मे बी यू आर लकी, मे बी यू आर अनलकी। सो यस, द पर्पस ऑफ द रोल ऑफ इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, तो देखो हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बोर्ड बनाई है। तो इसका बेसिकली मेन क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक तो क्या करना है, स्टैंडर्ड को बनाना है फॉर अ ग्लोबल बेस लाइन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी, लाइक पूरे ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबिलिटी का कैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। देखो आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी आईज अभी भी ना बहुत ज्यादा वाटरी हो रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पर लाइक स्पेसिफिकली इन पंजाब एरिया देर इज दिस सीजन क्या होता है, यहाँ पर स्मोक बहुत होता है ड्यू टू दिस, ये जलाना या समथिंग जो क्रॉप्स को जलाते हैं। एंड आज पूरी सिटी में ऐसे है कि लाइक कि हम एक दूसरे का बाहर खड़ के फेस नहीं देख सकते, घर के अंदर भी इतना स्मोक है। सो ये क्या है कि इन्वायरमेंट को डैमेज है। तो बिजनेस के लोगों को आज से पहले, इससे पहले मतलब स्टैंडर्ड डेवलप करने से पहले उनके पास ना कोई रिपोर्टिंग एरिया नहीं था कि वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज को कैसे डील कर रहे हैं। बट पोस्ट दिस स्टैंडर्ड अब हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ गाइडेंस आ गई कि आप ऐसे वाले एरियाज को कैसे एड्रेस करोगे। सो दैट्स व्हाई इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। अगेन, अब मीट द इंफॉर्मेशन नीड फॉर इन्वेस्टर, ये जो स्टैंडर्ड है ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए। इनेबलिंग द कंपनी टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। सो ये क्या है कि इससे क्या होगा, ग्लोबल लेवल लाइक मार्केट पे हमारे पास सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंगली टिप्स आ चुकी हैं। Facilitating interoperability with disclosure that are jurisdiction specific or aim to broker stakeholder group. IASB develops standards that give high quality, comprehensive global baseline of sustainability disclosure, focus on the need of investor, that financial market sustainability factors are more and more part of the decision made by the investor.
टू ड्राफ्ट स्टैंडर्ड वर पब्लिश। तो देखो मेरी जो स्टैंडर्ड है आईएसबी बॉडी है, तो उसने क्या बोला, मतलब ये बैकग्राउंड आपको वैसे काम की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये नया स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग डिस्क्लोजर पे इशू हो रहा है। ठीक। अब IFRS S1 जो है, जर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो स्टैंडर्ड मुझे क्या कहता है, तो standard set out the journal reporting requirement relating to the disclosure of material information about sustainability opportunity and sustainability related risk. It emphasizes that users of standard need consistency between financial statement and sustainability disclosure. तो बेसिकली ये क्या, ये स्टैंडर्ड मुझे गाइडेंस क्या देता है कि इसकी मेरे पास एक गाइडेंस मिल रही है रिगार्डिंग द material information regarding the sustainability and regarding the yes की sustainability regardingly risk business पे क्या अराइज हो सकते हैं। अभी हम खुद सोचो कि yes की बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम बिजनेस की एक्टिविटीज कर लें तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, बट फ्यूचर में वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें भी फेस करने पड़ जाते हैं। तो यस की मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर हमें देने होते हैं, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आज की डेट में तो गवर्नमेंट वैसे भी एक्टिव हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यस की बहुत सारे बिजनेस में जहां पर ऐसा पोल्यूशन या ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर फाइन मिल जाए, लोग लीगल कंप्लायंस ऐसे मिल जाए कि बिजनेस बंद होने तक की बात आ जाए। So IFRS S1 state that an entity is required to provide disclosure about किस किस के बारे में, governance process, control and procedure the entity used to monitor, manage and oversee sustainability related risk and opportunities। तो देखो कि उसमें क्या क्या आएगा, governance process related information हो, एंटिटी की स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड एक्सपोजर। तो कंपनी क्या बताएगी उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कि मेरी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग हाउ आई विल बी मैनेजिंग द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, जो जो रिस्क अराइज हो सकते हैं हमारे बिजनेस पे, जनरल एनवायरनमेंट पे, एंड हम उसको कैसे डील करेंगे एंड उसके रिगार्डिंगली सपोज करो अपॉर्चुनिटी, सपोज करो कोई एक ऐसा बिजनेस है जो कि ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर करके चल रहा है, तो उसको कैसे डील कर रहा है। The process the entity used to identify, assess, prioritize and monitor sustainability related risk and opportunities। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि मैं क्या कर रही हूँ, प्रायोरिटाइज कर पा रही हूँ, मैनेज कर पा रही हूँ, मॉनिटर कर पा रही हूँ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज को। अगेन एंटिटीज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मैं कोई टारगेट एंटिटी है जिसने अपना कोई लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंगली क्राइटेरिया मेट किया हुआ है कि यस कि मुझे इतना कंप्लायंस तो देना ही है, क्या हम वो कर पा रहे हैं। सो बेसिकली इन नटशेल मैं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज में क्या करने वाली हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आने वाले रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, अगेन इसको स्वॉट आप मान सकते हो, आप लोगों ने स्वॉट वैसे नहीं कवर किया है, वो एसबीएल में आता है, बट कभी जिंदगी में कभी स्वॉट सुना हो तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो मैं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज को किस बेस पे प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, कैसे उनको मैनेज कर रही हूँ, कैसे अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज। अगेन IFRS S2, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है उसकी डिस्क्लोजर में मैं क्या कर रही हूँ, रिगार्डिंग द क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर मतलब कि इसमें ये स्टैंडर्ड मुझे क्या कहता है कि मटेरियल क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो बाय चांस के क्लाइमेट रिलेटेड कोई ऐसा सिनेरियो आ रहा है जिसके कारण मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो रही है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको क्लाइमेट चेंजेस से ना अपॉर्चुनिटीज हो जाती है, एंड द डिस्क्लोजर रिलेट टू फिजिकल रिस्क, ट्रांजिशन रिस्क, क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर कोई एनी चांस की, अब देखो जहां पे क्लाइमेट जैसी चेंजेस है ना, बहुत बारी फिजिकल रिस्क भी अराइज हो जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एकदम से अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। पीछे मैंने लास्ट वीक ही कहीं पे पढ़ा था, डिजर्ट सहारा वाली साइड वहां पर स्नोफॉल हुई है, जो कि सबसे ज्यादा रेगिस्तानी वाला एरिया है। सो वहां पर स्नोफॉल देखी गई है। तो अगर ऐसे वाले सिनेरियोज हैं, ऐसे वाली क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, तो उसके कारण लोगों की हेल्थ को भी इफेक्ट हो सकता है एंड ट्रांजिशन रिलेटेड एरियाज भी हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे डील करें एंड उसके रिगार्डिंगली अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे, अब वो उनको वहां पर जाके बिजनेस ओपन करने का चांस मिलेगा। So both of these draft standards have been developed based on the original work done on the sustainability disclosure by climate disclosure। अब ये आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये लिखना है कि yes कि ये दोनों काम हम sustainability regarding standards में disclose करने वाले हैं regarding environmental changes, regarding the sustainability related climate changes।
अब भी यहाँ पर कुछ पूछना हो, आई अज्यूम दैट आप में से किसी ने शायद ही पढ़ा हो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिलेटेड स्टैंडर्ड के बारे में। पढ़ा है किसी ने? यस मैम, इसका स्टडी हब में भी मेंशन किया हुआ है ये चीज तो। स्टडी हब में मेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारा देखो IAS 1 जो है उसका मेन पर्पस क्या है, कि मुझे ये देखना है कि इसकी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऐसे बने जो कि अच्छे से क्लैरिटी दे एंड वो अंडरस्टैंडेबल हो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है, विल प्रेजेंट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट, कैसे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें क्या क्या आता है हमें पता है, बैलेंस शीट P&L जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड OCI बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट जिसमें हम डिस्क्लोजर नोट्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगेन इन्हीं के ही कंपैरेटिव फिगर्स भी बनती हैं जब एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना किसी भी कंपनी की। आप देखोगे गणेश, यू आर वर्किंग, मे बी आपको पता ही होगा कि इसकी कंपैरेटिव फिगर किसी और कंपनी की पिछले, मतलब उसी कंपनी की पिछले साल की भी हम शो करते हैं। So financial statement should provide a fair presentation of the results which is achieved by the compliance with IFRS. So financial statement कैसी होनी चाहिए जिसमें कि like results का fair presentation होना चाहिए। Additionally, the entity should also disclose the following to make the financial statement more understandable. उसके अलावा financial statement में और क्या होना चाहिए कि हमारी एंटिटी का नेम, वो तो देखो बेसिक सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल है या ग्रुप है, वो तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम हेडिंग ही यही डालते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है और ये हम डालते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है और वो डॉलर साइन डालना भूल जाते हैं। एंड लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द अमाउंट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कितना, एक जैसे सपोज करो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, 000 हम नॉर्मली बेसिक लेते हैं, तो वो कैसे ले रहे हो वो आप प्रॉपरली उसको दिखा के चलो, ये नहीं कि एक बार यहाँ पर 000 ले लिया, नीचे अंदर सारी फिगर्स डिटेल में डाल दी। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना है। अब ये क्या है, मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये फॉर्मेट देखो, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जरूरी नहीं आपको सारा प्रॉपर ये बनाना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है। हमें अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी क्या होता है? OCE आपको याद नहीं, कौन बताएगा? P&L के नीचे OCI बनता है। लाइक रिवैल्यूएशन सरप्लस। यस। हाँ, ओके ओके ओके, गॉट इट। भूल गए? नहीं नहीं, ठीक। मैंने इसीलिए मैम ये, एक बार, यस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। या कैश हो गया या शॉर्ट टर्म जो मेरी सिक्योरिटीज होगी वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है ना। Ma'am, यस। ma'am, this was a doubt I had. Marketable securities are included in cash and cash equivalents, or they are written separately? Because in my university, they told me to write it separately. सी देखो, वो ना क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्वेश्चन के बेस पे। अगर क्वेश्चन अलग से बोल दे कि आपने अलग से करना है फिर तो कर लो, अदरवाइज इसमें इंक्लूड कर दो। Okay, ma'am. Because cash flow, because when you calculate कैश cash फ्लो flow, में it हम matters a इंक्लूड lot. करते हैं, Yes. दैट्स वाई मैं आपको तभी बोल रही हूँ कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कंट्री टू कंट्री हर एक का ट्रीटमेंट वेरी कर जाता है, तो यस मैम, इसीलिए मैं बिकॉज आपके, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सबने कहा है कि उसको अलग से ही लेना है, हाँ, और हम इंडिया में क्या करते हैं, उसको बीच में कैश फ्लो में ऐड ऐड करते करते हैं। हैं। यस। राइट। तो ये कंट्री टू कंट्री कुछ कुछ चीजें हैं जो कि वेरी कर रही हैं आज की डेट में भी, इतना कुछ होने के बाद भी। तो मैम एग्जाम में क्या करना है फिर? आपको तो इसमें इंक्लूड करके चलना है। और अगर बाई चांस ओके आप मैम। इंक्लूड नहीं कर रहे हो, अगर आपको फिर भी डर लग रहा है ना कि आप स्पेन बैठे हो, कहीं हम्म। स्पेन का टीचर नहीं, ऐसा वैसे तो नहीं है, तो आप नोट लिख देना, हम कैश फ्लो में इंक्लूड करते हैं। और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, कैश फ्लो बहुत रेयरली फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत रेयरली।
मतलब मैम बहुत बट ज्यादा अगर वो अच्छी। शॉर्ट फॉर्म लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो मेन कहीं ना फिर कहीं अगर वो आ आ रहे हैं ना जाता तो है। उसमें इंक्लूड कर दो। देखो मैं कैश फ्लो की क्लास में ना एक बात सिखाती होती हूँ, जैसे कि आपका ये इन्वेस्टिंग वाले एरिया में भी हम सिखाते होते हैं, है ना। यस यस। तो वो आपने वो क्लास अगर देखी है तो आपने वो सुना होगा कि यस, कि अगर वो उन्होंने दिया है ना इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक पार्ट रिगार्डिंगली पूछा है, तो वो पूछा है मतलब वो चाहते हैं कि आप एड्रेस करो उसको। ओके। ठीक है। एंड ये सी यस। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इज मेरा IFRS 5। यस कैप्शन वाज द निमोनिक, रिमेम्बर। यस। ओके मैम। नाउ नेक्स्ट इज मेरे पास क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ, या मैम सो इफ वी लाइक in the top column if we mention three zeros, so can we just continue writing like without the numbers directly, or we have to write the whole with all the zeros like? अरे अगर आप ऊपर 000 लेके चल रहे हो तो यहाँ पर सपोज करो आपके पास 5,000 है ना, आपने ऊपर 000 Yes. लिख दिया तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिखोगे। Okay. वो तो अदरवाइज अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। Okay मैम because like during practice वो आदत नहीं रहती ऐसे लिखने की। मैं देखो इसीलिए वो की फोकस एरिया, अभी ये सेशंस का मेन पर्पस क्या है, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका अब ध्यान एग्जामिनेशन पैटर्न में हो जाए। Okay. अदरवाइज मैं ये सब लाइक वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी तो डाल सकती हूँ, बट आप लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं आप लोग, तो उसी के लिए मैं अलग से ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइव में जब आप मुझसे पूछेंगे कुछ एक्स्ट्रा तभी मैं बता पाऊंगी। कई बार ऐसे होता है ना कि हम बस अपने फ्लो फ्लो में पढ़ाते ही रहते हैं। Yeah ma'am, that's right. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, P&L का फॉर्मेट देखिए, एंड आपको P&L का ये जो फॉर्मेट है ये साथ साथ ना आपको डिसकंटिन्यूड भी साथ में ही दे दिया बीच में। रीजन मीन क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव टू कीप इट कम्पैक्ट, तो जरूरी नहीं आपको कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड अलग अलग वाला होगा। अगर अलग अलग वाला मतलब कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड वाला क्वेश्चन में केस है तो हम ऐसे दिखाएंगे, अदरवाइज मेरा नॉर्मल P&L का फॉर्मेट यहाँ तक होता है। एंड ये OCI साथ में एड ऑन हो जाता है, ये वाला एरिया फिर नहीं होता है। जस्ट ये जस्ट क्यों है बीच में, जस्ट बिकॉज टू मेक द थिंग्स compact। so have a look on the format if you have any doubt in any of the format related area। मैम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? कुछ टाइम पे मतलब कई बार क्या होता है कि मेरे पास अलग से इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं सेम मान लेते हैं। अदरवाइज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में हम एक दो चीजें, वैसे वो SBR लेवल पे है, अभी आप सेम ही मानो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। गॉट इट। हाँ आपके लिए सेम है, उसमें एक आधी एडजस्टमेंट है, एक एक्स्ट्रा है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। And make sure that all of you are having look on the examiner report at least 3, एक मैं कराऊंगी, 2 और आप पढ़ेंगे, जो जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे उसका एग्जामिनर रिपोर्ट आप जरूर पढ़ें। एक मैं जो कराऊंगी वो कौन सी होगी, रिगार्डिंग योर पेपर एरिया। आप में से कोई ऐसा रिमोट बेस्ड वाला स्टूडेंट तो नहीं है? अनन्या, आई गेस यू आर रिमोट बेस्ड स्टूडेंट। Yes ma'am. ठीक है। गणेश, सेंटर बेस्ड और रिमोट बेस्ड? सेंट्रल बेस। ओके, कैन वी प्रोसीड? यस मैम। Yes ma'am. P&L का क्वेश्चन मैं प्रॉपरली लाइक पास्ट पेपर से ही कवर कराऊंगी।
बिकॉज इट्स सम हाउ थोड़ा सा इजी लेवल है। अब मैं सीधा पास्ट पेपर प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, इजी को क्वेश्चन नहीं कराना चाहती हूँ। सो ये कैपलान में से है, मैं कैपलान का क्वेश्चन नहीं पिक करना चाहती हूँ। एक बार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कर लो, फॉर्मेट देख लो। एंड फॉर्मेट सबको पता होने चाहिए। आज और कल का दिन हम थ्योरी करने वाले हैं, लाइक मे बी परसों भी आ जाए बीच में, तो फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समथिंग जो कि इक्विटी बैलेंस की चेंजेस हैं, ये वाले बैलेंस जो होते हैं मेरे बैलेंस शीट में आते हैं। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन कैश फ्लो का फॉर्मेट। कैश फ्लो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, मतलब पूरा फुल फ्लेज तो बहुत ही रेयरली, मतलब अगर बहुत अच्छी वाली किस्मत आपकी है तो पूरा पूरा फुल फ्लेज कैश फ्लो आ जाएगा। अदरवाइज ये सेक्शन बी में या ए में ज्यादा टेस्ट होता है। सी में अगर आ भी जाए तो 4 से 5 नंबर का छोटा सा सब पार्ट बन के आएगा, क्योंकि दिस इज टेस्टेड इन एफए का सिलेबस एरिया। कैन वी प्रोसीड अहेड? ऑपरेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो मेजर बिजनेस ऑपरेशंस की होती हैं, राइट। इन्वेस्टिंग मतलब कि सेल परचेज ऑफ एसेट्स, उसके रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस रिगार्डिंग, ये कौन सी होती हैं? जो रूटीन पर्पस की होती हैं। ये क्या हो गया? मेरे बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़े वाला पैसा, लाइक लॉन्ग टर्म वाला। तो इक्विटी से आ रहा है, डेट से आ रहा है, और इक्विटी में जा रहा है, डेट में जा रहा है, तो ये एरियाज इसमें कवर होते हैं। एंड अगेन आपने यहाँ पर अकाउंट्स बना के अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है। बहुत ही सिंपल है। लाइक नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस में बनाते हैं, तो हम P&L वाली फिगर हमें फाइंड आउट करनी होती है, कैश वाली फिगर गिवन होती है। यहाँ पर हमारे पास कैश वाली फिगर हमें कैलकुलेट करनी होती है, P&L वाली फिगर जो होती है चार्ज बेसिकली वो हमें गिवन होती है। यस, कैन वी प्रोसीड अहेड? यस गाइस। Yes, ma'am. नाउ अगेन हमारा नॉन करंट एसेट एरिया स्टार्ट है। सो देखो, नॉन करंट एसेट एरिया में मेरे पास ये स्टैंडर्ड जो है कवर होते हैं। एंड आपका जो पार्ट टेस्ट 1 होने वाला है उसमें नॉन करंट एसेट्स का एरिया, मैं उसका लिस्ट आपको जो है शेयर कर दूंगी। सो सबसे पहले क्या आता है? IAS 16 PPE, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से आप लोग क्या समझते हो? जो कि बिजनेस में यूज कर रहे हो? यस। यस मैम। अगर मैं बहुत लेमन वर्डिंग में यूज बोलूं तो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ वो वाले प्लांट एंड। अब देखो ये है क्या है? नॉन करंट एसेट ही। अगर एक कोई नॉन करंट एसेट जो कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रही हूँ, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए, जैसे कि लोग ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, है ना, कि वैल्यू बढ़ेगी, कल को उसको यूटिलाइज करेंगे, तो वो हो जाएगा IAS 40 में। सेम ही प्रॉपर्टी अगर मैं उसको अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज कर रही हूँ तो वो मेरा IAS 16 PPP में आ जाएगा। अब उसके कारण आने के कारण जो ये, और अगेन मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो वो मेरा IAS 2 इन्वेंट्रीज में कवर होगा। सो अगेन मेरे बिजनेस यूज के कारण उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। अब जो ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड में से मेरे पास एक कॉस्ट मॉडल जो है वो तो हमारे पास लाइक सेम रहता है। बट अगेन जो मेरा दूसरा मॉडल है, रिवैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन मॉडल, वो डिफर हो जाते हैं। वैसे नाम से थोड़े ज्यादा डिफर होते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, जो कि डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में जाता है, अदरवाइज वो भी सेम चलता है।
सो देखो पीपीई 16 IS 16 जो है वो क्या कहते हैं, सो मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो पहली बात ये, और हमारा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन हमारे 99.99% के एसिड वाले जो हमारे स्टैंडर्ड है उनमें यही चलता है, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑन कॉस्ट। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसमें मेरा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट पे नहीं होता है, कौन बताएगा? Ma'am, can you repeat the question? ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसमें मेरा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट में नहीं होता और वो एसेट रिगार्डिंगली ही वो स्टैंडर्ड होता है? मैम फेयर वैल्यू मेजरमेंट रिलेटेड। ओके वो तो चलो फेयर वैल्यू अलग ही बात हो गई। एसिड्स का बायोलॉजिकल एसिड्स, बिकॉज बायोलॉजिकल एसिड यस मैम। एक्चुअली फेयर वैल्यूएशन को फॉलो करके चलता है, इसलिए अगर फेयर वैल्यूज नहीं अवेलेबल है तो हम कॉस्ट को फॉलो करते हैं उसमें। सो यस हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन। देखो मेरे पास पहले क्या होगा, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन मैं कॉस्ट पे करूंगी। कॉस्ट मतलब कि उस एसेट को, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, उस एसेट को उस प्रेजेंट लोकेशन में उस कंडीशन में लेके आने के लिए जो भी खर्चे हैं वो मैं कॉस्ट में इंक्लूड करती हूँ। और साथ में हम क्या कंसीडर करते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग मतलब कि उसको डिसमेंटल करके कहीं लेके जाना, मुझे पता है 5 साल बाद मुझे ये खर्चा करना है तो वो आज की डेट में वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। ठीक। अब रिवैल्यूएशन जो होता है मेरा, वो क्या कहते हैं, अगेन मेरा कॉस्ट मॉडल, एक मेरा एसेट हो गया कॉस्ट मॉडल जिसमें कि मैं क्या करती हूँ, अपना एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट क्या होता है, एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करना, एंड जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका मीनिंग क्या होता है कि एसेट का अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन। अब जब मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, अपने एसेट को फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कौन सी होती है, मार्केट की वैल्यू, उस एसेट की आज की डेट में उस कंडीशन में उस लोकेशन में जो वैल्यू होती है वो होती है फेयर वैल्यू। उसमें से मैं क्या करती हूँ, मार्केट जो अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लेस करके चलती हूँ। ये कब हो रहा है मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल, कब हो रहा है मेरा IS 16 जब फॉलो हो रहा है। अब अगेन अगर बाय एनी चांस मैं रिवैल्यूएशन फॉलो कर रही हूँ तो रिवैल्यूएशन कैसे अप्लाई करूंगी, जितने भी एसेट हैं जितने भी स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर इकट्ठे लगाऊंगी और अप टू डेट अपने एसेट को रखना है। ये नहीं कि आज किया आज से 2 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं करना, कंसिस्टेंसी लगाना है। एंड यस जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगेगा, जब अगर मेरा कोई एसेट है रीवैल्यू हो गया, 10 का था वो आज की डेट में 20 का हो गया या 15 का हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन इस वाली अमाउंट पे लगेगा। ये बात तो सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अगेन इस मेथड में हम क्या करते हैं, IS 16 में हम डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं। ठीक, जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन मैं कैसे करूंगी, IS 16 ना, मुझे डेप्रिसिएशन के हमें पता है 2 मेथड है, SLM और WDV। वैसे अब यूनिट कॉस्ट वगैरह और भी है बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो देखो डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन और WDV में लग रहा है। तो अब देखो डेप्रिसिएशन WDV क्या है कि रिटन डाउन रिड्यूस वैल्यू पे, और डेप्रिसिएशन हम कब लेते हैं कैसे लगाते हैं, जब मेरा एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, दैट मीन्स रेडी फॉर यूज है, ना कि एक्चुअली मैं उसको यूज कर रही हूँ। जैसे सपोज करो दिसंबर के नियर बाय कार व्हीकल वगैरह सस्ते होते हैं, खास करके दिवाली टाइम पे सस्ते होते हैं, मैंने लेके रख दिया, अगले साल मुझे चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, रैप करके रखा है हिलाया नहीं, बट उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक, तो वो अवेलेबल फॉर यूज है ना, मैंने यूज नहीं किया, वो मेरी प्रॉब्लम है। सो यस अगर मैं कोई अगर मेथड जो है डेप्रिसिएशन का मेथड जो है चेंज कर रही हूँ, दैट मीन्स कि अगर सपोज करो मैं एक उससे दूसरे मेथड में जा रही हूँ, SLM से WDV और WDV से SLM, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पॉलिसी है और या एस्टिमेशन है? एस्टिमेशन। ठीक है एस्टिमेशन है। और जब एस्टिमेशन होता है मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जाती हूँ या प्रोस्पेक्टिवली जाती हूँ? रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिवली। एस्टिमेशंस आर जो है आगे की तरफ जाते हैं, पॉलिसीज हम पीछे से चेंज करते हुए जाते हैं। बाय एनी चांस अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या मेरे पास वो फिजिकली या पॉसिबली वायबल नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, प्रोस्पेक्टिवली जाती हूँ पॉलिसीज, अदरवाइज मैं एस्टिमेशन आगे जाऊंगी, आगे से करते जाऊंगी, ये पीछे से। ठीक,
अगेन डेप्रिसिएशन के लिए मेरे पास अलग से अकाउंट जो है मैं बनाते हुए चलूंगी। फाइन, हम सीधा एक सिंगल एंटिटी का बड़ा ही क्वेश्चन करेंगे, लाइक एक नहीं, मतलब बेसिकली हम 2 पास्ट पेपर कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड मेरे पास आ जाता है बोरिंग कॉस्ट, IAS 23। बोरिंग कॉस्ट के लिए मैंने एक क्राइटेरिया बताया था आप लोगों में से। मानसी आप लाइक आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने मेरे साथ FA आई गेस नहीं पढ़ा। हाँ, FA आपने नहीं पढ़ा, लाइक बाकी सब आप मेरे से FA पढ़े हुए हैं, FR पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो बोरिंग कॉस्ट के लिए मैंने एक कुछ निमोनिक बताया था, वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट का क्राइटेरिया मैंने कुछ बताया था। जब बोरिंग कॉस्ट होती क्या है, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट? The extent to which an entity can capitalize its borrowing cost. ओके, और उसमें मैं क्या करती हूँ? Uh, we check that uh, we capitalize the borrowing cost, which is the either the interest we pay on the borrowing cost. ये सो बेसिकली बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, देखो मैंने लाइक जैसे अपना एसेट बनाना है, राइट? एसेट बनाना, और ये किसके लिए होता है? बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लगती है। क्वालिफाइंग एसेट कौन से एसेट होते हैं? एक ऐसा एसेट जिसको बनने के लिए सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ टाइम लगता है। अब सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ टाइम देखो, बेसिकली इसमें मेजर एसेट्स कवर होते हैं। आप मुझसे ये मत पूछ लेना कि मैम कितने महीने सब्सटैंशियल पोर्शन में कवर करेंगे। आपको एसेट के नेम से पता चल जाएगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, या फिर क्वेश्चन ही बीच में बोल देगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया जो है मीट कर गया। तो अगर क्वालिफाइंग एसिड के बनने के लिए, उसकी परचेज के लिए अगर मैं कोई बोरो कॉस्ट इंकर कर रही हूँ, देन उस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज कब करेंगे? जब मेरे 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, दैट इज EBA, एंड यही इसका निमोनिक मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर हैव बीन इंकर्ड, बोरिंग कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड, एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट क्वालिफाइंग एसिड आर इन प्रोसेस। तो देखो कैपिटलाइजेशन कब तक लगता है? जब तक मेरा एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता। जिस दिन मेरा एसेट जो है रेडी टू यूज हो जाएगा, देन उस वाले केस में मैं कैपिटलाइजेशन जो है बंद कर दूंगी। अगेन अगर बीच में डिस्ट्रप्शन है, तो उस वाले केस में जो पीरियड है उसकी मैं बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज नहीं करूंगी। अगेन इसमें एक और कंसेप्ट भी होता था, अगर मैंने सपोज करो 10 लाख बैंक से लिए, और 10 लाख में से मेरे को अभी 5 लाख चाहिए या 6 लाख चाहिए, बाकी 4 लाख मेरे पास पड़े हैं। मैंने सोचा कि क्यों मैं मतलब उसको वेस्ट करूं, उसको अभी मैं ब्याज पे कहीं और दे देती हूँ। दैट मीन्स इंटरेस्ट पे आई एम प्लानिंग दैट आई शुड गिव दैट मनी टू समवन एल्स। तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगी, जो 10% पे इंटरेस्ट पे मैंने बोरो किया, सपोज करो 6 या 7 या 8 या 10 जो भी है, उस पे मैंने 10 लाख मैंने बोरो किया है, राइट? एंड मैं 6 लाख जो है आगे दे रही हूँ। तो अब ये जो आगे दे रही हो ना, ये क्या है? इसके ऊपर मुझे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मैं इसको कैपिटलाइज नहीं करूंगी, इसको रिड्यूस करके जो बैलेंसिंग पोर्शन है, और कौन से वाला? इस वाले टाइम पीरियड का, राइट? इस वाले टाइम पीरियड का जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं कैपिटलाइज करूंगी, जितना वाला टाइम पीरियड मैंने उसको खुद के पास रखा है। फाइन, यस। Yes, ma'am, fine. यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज लाइक हमारे पास क्या आ जाता है, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, थोड़ा सा कोई मुझे यही बता दे। Grant related to capital expenditure or meeting expenses. 2 तरह की होती है, कैपिटल ग्रांट और रेवेन्यू ग्रांट। वैसे मैंने आपसे ये पूछा कि ग्रांट होती क्या है, तो ग्रांट क्या होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई असिस्टेंस मिलना, दैट इज नोन Incentive. लाइक नोन एज मेरे लिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। तो देखो असिस्टेंस क्या होता है, गवर्नमेंट फ्री में तो कुछ देगी नहीं, राइट? हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देती है। सो अगेन कि गवर्नमेंट की तरफ से लाइक कुछ कंडीशंस होगी, कंडीशन फुलफिल Incentives होगी। to promote यस, employment. यस, मे बी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, मे बी गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं एक बिल्डिंग बनाओ, कुछ स्कूल बनाओ, कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस जो है
उसके बेस पे मुझे ग्रांट मिलती है, एंड वो ग्रांट रिफंडेबल, मतलब कि मुझे ग्रांट वापस पे करनी पड़ सकती है अगर मैं गवर्नमेंट की कंडीशंस को ब्रीच कर दूं। तो देखो ये तो होगी गवर्नमेंट ग्रांट के रिगार्डिंगली थोड़ी सी बात। अब अगर आपका जो लाइक दो तरह के इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू ग्रांट और कैपिटल ग्रांट, बट दोनों के दो दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि मैं उस ग्रांट को एसेट में से डिडक्ट कर दूं, राइट। दूसरा मेथड क्या होता है कि मैं ग्रांट को अलग से दिखाती रहूं, एंड वो उसके रिगार्डिंगली मतलब कि उस साल में इनकम दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में दिखाऊं। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। रेवेन्यू ये वाला फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बोला कि माइनस करके दिखा दो, कि सपोज करो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट है, 10 लाख का ग्रांट, 10 लाख का एसेट परचेज किया एंड मुझे ग्रांट मिल गई 6 लाख की। तो मैं ऐसे 10 में से 6 माइनस करके 4 लाख का ही दिखा दूं। अब इस एसेट को डेप्रिसिएशन भी 4 लाख पे होगा, है ना। दूसरा मेथड क्या है कि मेरे को 6 लाख की जो ग्रांट मिली ना, मैं हर साल थोड़ा 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 जितना भी टाइम पीरियड है, मतलब जो एसेट की लाइफ है, सपोज करो 5 साल है या 10 साल है, उस सालों में थोड़ा 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 दिखाओ। अब ये मेथड दिखने में स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, बट ये इजी क्यों है और ये ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि देखो अगर कोई ऐसा एसेट होगा जिसके रिगार्डिंगली ग्रांट नहीं मिली होगी और इस वाले एसेट के अगेंस्ट मिली होगी, तो कंपैरिजन फेयर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेथड टू कंपैरिजन पर्पज से भी बेटर है। दूसरा वे क्यों मेथड है, इसको डेफर्ड वाला मेथड बोलते हैं बेसिकली। ये क्यों मेथड है, क्योंकि अगर बाय चांस गवर्नमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और मुझे गवर्नमेंट को वापस करना पड़ रहा है, तो अगर मैं माइनस कर चुकी होंगी ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारा पीछे से एडजस्टमेंट करते जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर मैंने माइनस नहीं किया है, तो मुझे एडजस्टमेंट करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग जैसे जैसे जितना हो गया कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, बाकी बचा कुचा मैं रिफंड करूंगी। फाइन। Some second method is called as a deferred, right? यस, डेफर्ड वाला। पहला क्या डिडक्ट कर दिया ग्रांट को कॉस्ट में से। ओके है। Yes, ma'am. आई नो दैट इट माइट बी थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को, बट रिवीजन मुझे सारे एक एक 3 महीने का सिलेबस मुझे 5 दिनों में कराना है, तो इतना एक तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। So again, but yes, you guys can have a look on these notes for your revision purpose as well. तो एक और मेरे उससे भी छोटे वाले नोट्स आप लोगों के पास, बिल्कुल कंपैक्ट नोट्स, पॉकेट नोट्स आप सबके पास हैं। जिसके पास नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उसको कंपैक्ट नोट्स बिल्कुल पॉकेट वाले जो कि पेपर से एक दिन पहले आप यूज कर सकते हो, ये वाले भी मैं शेयर कर दूंगी। नाउ अगेन मेरे पास एक स्टैंडर्ड होता है IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि मेरा लैंड हो गया, मेरा बिल्डिंग हो गया, मतलब वो सारे मैंने मतलब उसको किस लिए रखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, कि कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर सपोज करो जैसे होता है ना मेट्रो सिटीज में हम रेंट पे दे देते हैं, तो वो क्या हो गया मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मतलब बेसिकली इसको मैंने किसी अपने बिजनेस के एडमिन मतलब मेरे बिजनेस के मेन पर्पज के लिए नहीं किया, for rather than for using the production or supply and the service for administrative purpose, मतलब कि मेरा बिजनेस का मेन पर्पस नहीं है, मैंने उसको वैसे ही लेके रखा है, मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है बढ़ने के लिए वैल्यू। या फिर ये मेरा सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, दैट मीन्स IS 2 में नहीं आता, तो वो बचा कुचा क्या होगा मेरा IS 40 में आ गया। तो इसको मैंने दिखाना कैसे है, तो इनिशियल मेजरमेंट हमारा क्या होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, कि यस आपको पता है कॉस्ट में होता है, राइट। ये जान करके नहीं लिखा हुआ, इनिशियल मेजरमेंट जो होता है कॉस्ट पे होता है। एंड जो मेरा सब्सिक्वेंट मॉडल जो होता है, मेरी मर्जी है कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करूं या कॉस्ट मॉडल फॉलो करूं। सो द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, और इसका गेन और लॉस जो होता है मेरा P&L में जाता है। IS 16 का गेन और लॉस कहाँ जाता है, मैं वहां पे पूछना भूल गई। Other comprehensive income. Yes, वो OCI में जाता है, वो OCI मेरा अनरियलाइज्ड गेन होता है। ठीक है, दैट इज मेरा अनरियलाइज्ड गेन। अब अगर मैं कर रही हूँ हमारा कॉस्ट मॉडल फॉलो, तो कॉस्ट मॉडल बिल्कुल सेम जैसे वहां पर फॉलो करते थे, एसेट को दिखाया उसमें से कॉस्ट मतलब उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, वही कर देना है। एक और कॉस्ट मॉडल होगा तभी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर यहाँ पर मैं फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, वहां पर लगाते थे ना रिवैल्यूएशन में। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये है,
IAS 16 और IAS 40 में दो तरह के डिफरेंस है, वो फेयर वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के ही है। कॉस्ट मॉडल डिट्टो सेम है। एक तो क्या ही है कि OCI में दिखाना और P&L में दिखाना, दूसरा क्या है डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। अब एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी इसी चैप्टर में कि सपोज करो कि अगर मैं एक मेथड से दूसरे मेथड में जंप कर रही हूँ, जैसे कि 16 से 40 में आ रही हूँ या 40 से 16 में आ रही हूँ, तो देखो जिस मेथड में लास्ट डेट पे जो भी आपका ट्रीटमेंट था, चाहे आप PNL में दिखा रहे थे या OCI वाला, जो भी जो सा भी आपका स्टैंडर्ड था, लास्ट डेट पे वो ट्रीटमेंट करते हुए जाओ, एसेट को न्यू वैल्यू पे दिखाओ, एंड इस दिन से न्यू दिन से अपना एसेट का न्यू एसेट के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करो, न्यू लाइफ के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करो। ये क्रक्स में मैंने आपको कंबाइंड बता दिया। अभी तक कुछ पूछना हो? Ma'am, may you please repeat this last point which you said now? Yeah, sure. Just a minute. So see, like you might have covered this in your Kaplan or somewhere कि अगर मैं IAS 16 से 40 में जा रही हूँ और 40 से 16 में जा रही हूँ, ठीक है, तो आप देखो आपका 16 का ट्रीटमेंट क्या होता था। अगर कॉस्ट मॉडल सेम है, अगेन रिपीटिंग, अगर मैं वहां पर जा रही हूँ तो वहां पर मेरा क्या होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यू हो गया एसेट, सपोज करो ये न्यू वैल्यू हो गई है ना, तो इस वाले मॉडल में तो मैं डेप्रिसिएशन लगाती होती हूँ 16 में, 40 में नहीं लगाती। रिवैल्यूएशन से फेयर वैल्यू में जा रही हूँ, डेप्रिसिएशन लगाया, एसेट की न्यू वैल्यू बनाई, न्यू वैल्यू रिवैल्यूड होके वैल्यू बढ़ गई, लास्ट डे पे डेप्रिसिएशन लगा के एसेट को न्यू वैल्यू पे दिखा दी, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद ये न्यू वैल्यू इसके लिए कॉस्ट पड़ गई। अब आगे से फ्यूचर में इस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं करना, जो 40 में ट्रीटमेंट होता है वो करते जाओ। द वाइजा वर्जा अप्लाई टू 40 to 16। Yes, ma'am. हाँ. अगेन वेरी इजी एंड गुड स्टैंडर्ड, जो कि हमारा इंटेंजिबल एसेट, जो कि हमारा IAS 38 होता है। इंटेंजिबल एसेट होने के लिए एक तो एसेट की क्राइटेरिया तो हमारे पास मेट होना ही चाहिए, दूसरा क्या है कि एसेट एक ऐसा एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट वही होता है जैसे कि पेटेंट, ब्रांड नेम, लाइसेंस, कोटा, गुडविल। ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या फैक्टर्स कंसीडर करके चलने हैं? एक तो वो एसेट क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल चलना चाहिए, जैसे कि मैं उसको मतलब देख सकती हूँ, आइडेंटिफाई अलग से बोल सकती हूँ। दूसरा उसके ऊपर मेरा कंट्रोल, जो कि एसेट का ही क्राइटेरिया है, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि एसेट का ही क्राइटेरिया है। तो ये तीन बातें होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट मैं अलग से दिखा रहा हूँ। अगर है ही नहीं, अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें इंटेंजिबल एलिमेंट है, तो अगर सपोज करो आज की डेट में रिसेंटली आई गॉट फ्यू ऑप्शंस कि मैम आप अपना लाइक हमारे साथ मर्ज हो जाओ तो उसके पैसे दो। तो अगर मैं अपने वैल्यू, और हम सेल्फ जनरेटेड एसेट की गुडविल नहीं दिखाते हैं, आपको पता होगा सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हम नहीं दिखाते, तो मुझे उसके सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू ही नहीं पता। ठीक, तो हमें कुछ कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। हम गुडविल कब दिखाते हैं, किस केस में दिखाते हैं? एक क्वेश्चन है मेरा, गुडविल कब दिखाते हैं? यस, When it is a purchased goodwill. यस, व्हेन इट्स अ परचेज गुडविल तब मैं दिखाती हूँ, जैसे कि हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस आ जाता है तब मैं गुडविल दिखाती हूँ। सो देखो सेपरेट एक्विजिशन या परचेज कैपिटलाइज, अब देखो जब कभी भी मैं अपने एसेट्स को यहाँ पर अक्वायर कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, तो मेरे को क्या करना है, लाइक मेरे जो जितने की कैपिटलाइज करना है ना, मैं कैसे करूंगी, जितने का मुझे पड़ा प्लस उसके रिगार्डिंगली डायरेक्टली होने वाले खर्चे। बट अब एक और बात दिखा देती हूँ कि यस की कुछ कुछ ऐसे खर्चे जो होते हैं वो मेरे P&L में ही जाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ कुछ वाली है ना, जो मेन उससे रिलेटेड है, वो तो होगी मेरे क्या होगी, कैपिटलाइज होंगे। जो उसके बाद वाले खर्चे होते हैं वो मेरे P&L में जाते हैं। एंड अगेन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन का फैंसी वर्ड इंटेंजिबल्स में हम अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन किस बेस पे करते हैं, लाइक एसेट की वैल्यू के ऊपर और जितनी उसकी लाइफ है उस बेस पे करते हैं। एंड जब से मेरा एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, मैं अमोर्टाइजेशन लगाती हूँ। अच्छा, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इंटेंजिबल एरियाज में से आने वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया में से एक एरिया है। सो मुझे एक बात बताओ कि जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए एक क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया क्या है? Ma'am, we have the mnemonic called pirate. यस,
ठीक है, वो निमोनिक है, वो निमोनिक का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, किसके लिए है वो? डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च का खर्चा तो हमेशा P&L में ही आ जाएगा। डेवलपमेंट का अगर क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होगा तभी मैं उसको क्या करूंगी, जो है कैपिटलाइज करूंगी, अदरवाइज वो P&L में जाएगा। और एक बात और हमें ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस डेवलपमेंट का खर्चा मैंने P&L में डाल दिया एक साल, तो अगले साल मैं उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे उसको लाइक क्या कहते हैं, कैपिटलाइज करना है। आई कांट डू दैट। तो क्राइटेरिया पायरेट है। अगेन इसका कुछ और वर्डिंग में देख लो क्या है, कि एस की मुझे उसको लाइक क्या कहते हैं, सेल और यूज, मतलब वो जो है उसके रिगार्डिंगली, उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंगली उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी, और रिसोर्सेज हमारे पास हैं, मेजर है हमारे पास, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो ये कुछ हमारा क्राइटेरियाज हैं, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी मैं अपने एसेट का डेवलपमेंट का खर्चा जो है कैपिटलाइज करूंगी, नहीं तो मैं उसको P&L में दिखाऊंगी। अगेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मेरे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स होते हैं, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। मैं उसको लाइक P&L में ही खर्चा जो है, अगर खर्चा होगा दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं इनको कैपिटलाइज नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ माई ओन गुडविल। अगेन, तो जब मेरा इंटेंजिबल एसेट है, इनको क्या मैं रिवैल्यूएशन, इनके लिए भी वैसे टेक्स्ट में हमारे पास बोला गया है कि कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या मैं इनको रिवैल्यू कर सकती हूँ? रिवैल्यूएशन मॉडल हम कब जनरली नो। लगाते हैं? यस, नहीं कर सकते। क्यों? रिवैल्यूएशन मॉडल हम कब करते हैं? जब मेरे पास एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट होती है, सिमिलर एसेट जो कि सिमिलर जैसे हैं, है ना, रियल उन एसेट के लिए। तो देखो, इंटेंजिबल एसेट मैंने कोई पेटेंट करा लिया तो मेरे अंदर ही स्पेशलिटी है, तो वो सेम कैसे हो गया? तो जब एक्टिव मार्केट ही नहीं है जहां पर वो सेल परचेज हो सकते हैं, तो मैं उसको रिवैल्यू ही नहीं कर सकती। तो इसलिए इनके ऊपर एक्चुअली लगता नहीं है, बना हुआ स्टैंडर्ड, बट वो इलॉजिकल है बोलना। अगेन, इन्हीं के रिगार्डिंगली मेरे पास एक और स्टैंडर्ड आता है जो कि IS 36 है, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है? वैल्यू डिक्लाइन। तो देखो, इम्पेयरमेंट क्या है मेरे पास? इम्पेयरमेंट मतलब कि एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होना, वो दो तीन फैक्टर्स के कारण हो सकती है, और जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड होते हैं। तो एक्सटर्नल देखो क्या हो गया, और इंटरनल क्या हो गया। देखो, एसेट की बाहर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो इम्पेयरमेंट है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम हो गया, कम हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, मेरा एसेट की इम्पेयर हो गया, है ना। जैसे आप सपोज करो, आई बॉट इसी साल मैंने 15 प्रो मैक्स लिया, साथ के साथ 16 आ गया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद नया आ गया, वैल्यू अपने आप ही कम हो गई, है ना। तो क्या है कि मार्केट की वैल्यू कुछ और नया आ गया, कॉम्पिटिटर हो गया, तो क्या हो गया, एसेट की वैल्यू जो है डिक्लाइन होगी। इंटरनल सोर्सेज क्या है कि वो चलने में मतलब जैसे कि मशीनरी है पीछे से खराब हो गई, उतनी वैल्यू नहीं मिल रही। अगेन क्या है कि जैसे सपोज करो कि कुछ डैमेज हो गया, सो वो क्या हो गया, मेरा इंटरनल इंडिकेटर्स हो गए। तो इंडिकेटर से क्या होता है कि जब मेरे को दिख गया कि यस मेरे एसेट जो है वैल्यू मतलब वो उतना काम का नहीं है, तो मुझे उसको इम्पेयर करना पड़ेगा, मतलब कि उसको एसेट को इम्पेयर्ड अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा, मतलब कम अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा। मैं अपने एसेट को कैरिंग अमाउंट पे नहीं दिखा सकती। अच्छा, तो इसका ना एक फॉर्मूला होता था इम्पेयरमेंट का, वो कौन बताएगा मुझे इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यस, हु इज गोना टू मैम टेल मी द फॉर्मूला? मैम ऐसा कंसिडर करते हो, मतलब वी हैव टू कंसिडर हायर अमाउंट ऑफ, लाइक वी हैव द टू थिंग्स, वैल्यू इन यूज और अदरवाइज वी हैव फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इन दोनों में से जो हायर होगा उसको कंसिडर करना चाहिए। देखो, अगर आपसे कोई वैसे पूछे ना कि इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। फिर जो आपने ये फॉर्मूला बताया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। तो ओ या इम्पेयरमेंट लॉस कब सॉरी। होता है? इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक, अगर रिकवरेबल अमाउंट मेरी ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। और इम्पेयरमेंट लॉस मैं कहां पर डालती हूँ? P&L में डालती हूँ। एंड बाय एनी चांस कोई ऐसा एसेट है जिसके पास मेरे पास इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, तो उनका हम एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करते हैं, मतलब एनुअली हम चेक करते हैं कि इसकी कहीं वैल्यू कम तो नहीं हो गई। ठीक, तो इसमें से कुछ एग्जांपल हमारी गुडविल जैसी चीजें होती हैं जिसका हम एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करके चलते हैं। और यहाँ से तो लिंक नहीं है, बट कहीं और लिंक है इसका। अगर गुडविल एक बार इम्पेयर हो गई, तो जब रिवर्सल हो गया, क्या मैं उसको क्या कहते हैं, दिखा सकती हूँ दोबारा से? नो मैम। नहीं दिखा सकती। तो देखो, रिवर्सल का इंडिकेटर क्या है, मतलब रिवर्सल क्या है कि मैंने पहले सोचा कि ऐसे जो इम्पेयर हो रहा है, बट बाद में सिचुएशन बेटर हो गई,
तो मतलब फिर मैं अपने एसेट को जो है बेटर दिखा दूंगी। और इसके रिगार्डिंगली हमने क्लासेस में एक एरिया भी किया हुआ है कि मैं रिवर्सल जो है, रिवर्सल से प्रॉफिट नहीं कमा सकती। मतलब कि मैं इतना रिवर्स करूंगी कि अगर फर्स्ट गो में, मतलब जब हमने इम्पेयरमेंट किया था, अगर वो इम्पेयरमेंट ना हुआ होता तो एसेट की वैल्यू कितनी होती, और आज ही इम्पेयरमेंट हो गया है तो एसेट की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस के बेस पे मैं जो है इम्पेयरमेंट जो है करती होती हूँ। फाइन, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल करती होती हूँ। और Yes, देखो ma'am. इम्पेयरमेंट जो है, हम लाइक एक हमारे पास इम्पेयरमेंट में एक और कंसेप्ट भी आता है सीजीयू का, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। तो कैश जनरेटिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे कंबाइंड लेवल पे चलते हैं, अपने आप में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर बाई चांस आपके पास सीजीयू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक एसेट, जैसे कि टेक्नोलॉजी बोल दिया, नो हाउ बोल दिया, कोई भी एसेट बोल दिया जो कि उन्होंने बोल दिया कि वो वर्थलेस है, तो मैं उसको सबसे पहले इम्पेयरमेंट का लॉस डिवाइड करूंगी, मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करूंगी। फिर गुडविल, गुडविल तो पूरी की पूरी जाती है, फिर बाकी सारे एसेट्स के ऊपर प्रो राटा बेसिस पे करूंगी। और अगर बाय चांस प्रो राटा बेसिस के अलावा मुझे बोला गया कि कोई स्पेसिफिक एसेट है वो इतना तो गया, तो जितना गया उतना मैं उसको इम्पेयर करके दिखा दूं। अब एक बात हमें और इस बात में ध्यान रखनी है कि जब अगेन, ये वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब रिवर्सल होती है तो मेरा अब वो जो गुडविल है, क्यों मैं उसका रिवर्सल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अब जब रिवर्स होके आ रही है ना तो वो मेरी गुडविल बन गई है। तो मेरी गुडविल मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इज दैट क्लियर? Yes. Okay. Now one more standard, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। बहुत अच्छा, मतलब इजी सा स्टैंडर्ड है। तो बेसिकली क्या है कि यस की कोई मेरे बिजनेस का एरिया जो कि बंद हो चुका है या फिर बंद करने की कगार में है, यानी कि लाइक वी आर प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू दैट ऑपरेशन, दैट इज कवर्ड अंडर IFRS 5। ये कौन से एसेट होते हैं? मेरे नॉन करंट एसेट होते हैं। अब ये क्या है कि इस वो एक ऐसा एसेट है कि अब वो इस कंडीशन में है कि वो चल के तो मेरे पास उससे रिकवरी नहीं होगी, लेकिन मैं इसको बेचूंगी तभी जितने भी पैसे मुझे मिलने हैं वो वहीं से मुझे मिलेंगे। अब अगेन हमारा जब डिस्पोजल जो ग्रुप वाला स्ट्रक्चर है, मैं इसको अलग से सिंगल एंटिटी ट्रांजैक्शन में दिखाती हूँ। ये हमने रूटीन क्लासेस में की है, बट कंसोलिडेशन में आएंगे तो अलग से कर लेंगे, राइट। अब कोई भी अगर एसेट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में या ये वाले स्टैंडर्ड में कवर होने के लिए, हमारे पास अगेन यहाँ पर भी एक निमोनिक मैंने कराया था, वो क्या है? ये स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक निमोनिक कराया था। डू यू गाइस रिमेम्बर? 1 ईयर सेल, प्रेजेंट कंडीशन में सेल। कैप्सन याद है किसी को? कैप्सन, you guys have exam in like good 25 days. No change in plan, 1 year sale, there is active plan। मुझे एक भी आंसर का रिस्पॉन्स नहीं आया। Yes, ma'am. इस मानसी, श्रुति, गणेश, अनन्या, व्हाट हैपन? मैम लाइक फॉर द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स, सो मतलब हमारे पास एक कमिटेड प्लान होना चाहिए कि हाईली प्रोबेबल लाइक सेल करना ही है वो एसेट। देन नेक्स्ट वन उसके लिए एक्टिव प्रोग्राम फॉर द बायर के लिए ढूंढते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एक्टिवली मार्केटेड एट अ प्राइस दैट इज रीजनेबल, सो लाइक हम लोग ज्यादा लॉस पे ना बेचे। हम्म। देन अगेन लाइक सेल हम लोग विद इन 1 ईयर वो सेल हो, लाइक फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन सेल होना चाहिए। यस, करेक्ट, करेक्ट। अब देखो ये क्या है कि ये मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम ये जो है इस एसेट को नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल यानी कि IFRS 5 के क्राइटेरिया में लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये सेल जो है इमीडिएट कंडीशन, ये देखो ये कंडीशंस है हमारे पास कि इमीडिएट सेल में होना चाहिए, हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, एंड ये रिपीट हो गया, मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, एक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए बायर को ढूंढने के लिए,
एसेट जो है एक्टिवली मार्क होना चाहिए रीजनेबल उस करंट पोजीशन में। अगेन सेल जो है मुझे पता है 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में हो जाएगी। एंड यस कि मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट का कोई भी प्लान नहीं है कि इसको चेंज करने का। अब हमारे पास लाइक क्या कहते हैं IFRS 5 भी हमारे पास अगेन बोल देता है कि कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अगेन एसेट इज रिवैल्यूड टू फेयर वैल्यू इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली बाद में चला गया तो क्या होगा? अच्छा, जब एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में चला जाता है तो उसके बाद ये एसेट डेप्रिसिएशन नहीं लगता है एंड इसको करंट एसेट के नीचे दिखाते हैं। फाइन। Yes. Yes, ma'am. यस मैम। अगेन लाइक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसी चैप्टर का ही पार्ट है। मतलब मैं क्या करती हूँ कि मेरी पेरेंट कंपनी है एंड एक मेरे का सब्सिडरी कंपनी है। सो सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी, तो मैं क्या कर रही हूँ इस सब्सिडरी कंपनी का, मेरे पास चाहे 2 कंपनी है, 2 एरियाज है ना, विंग्स है। तो मैं अगर जो एरिया विंग डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ तो इसको मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नीचे अलग से लिखती हूँ, कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस का मैं ऊपर अलग से P&L बनाती हूँ, ये पूरा डिटेल में बनाती हूँ, इसको नीचे जस्ट एक ग्लिम्स सा देके एंड इस ग्लिम्स का नीचे एक्सट्रैक्ट बनाती हूँ। ये पता है सबको? Yes. एंड Yes, ma'am. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कब होता है, कब हो सकता है, ये अप्लाई कब हो सकता है कि मेरे बिजनेस का सेपरेट विंग है, पूरा का पूरा प्लान है कि पूरा का पूरा विंग जाएगा, या फिर ये कोई एक ऐसी सब्सिडरी थी जिसको मैंने अक्वायर इसलिए किया था कि मैं इसको बेच दूंगी। एंड अगेन आप इसका डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हुए जाओगे। फाइन। Yes, ma'am. Now the last topic of today is accounting policy change in accounting estimation and errors। तो देखो अकाउंटिंग एस्टिमेशन हमने ये वैसे अभी कर लिया, राइट? कि एस्टिमेशन क्या होते हैं कि लाइक जैसे कि मेरा डेप्रिसिएशन है वो एस्टिमेशन में कवर होगा। पॉलिसीज क्या होते हैं? गाइडलाइंस प्रिंसिपल। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिजिड होते हैं, इन्हीं के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। और प्रायर पीरियड एरर्स क्या है? एक या एक से ज्यादा वाले सालों के पुराने के एरर्स। तो वो क्या हो गए मेरे प्रायर पीरियड एरर, जो कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। सो देखो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो जब कभी भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये देखना है कि सभी बिजनेस की वो सारी ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड वाली ट्रांजेक्शन सबके लिए सेम ही पॉलिसी जो है मैं सिलेक्ट करूँ। एंड अगर मेरा कोई भी अगर IFRS है ना, उसमें अगर मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइक कब लेके आ सकती हूँ? अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ गया और अगर मेरा जो नया पॉलिसी में मैं लेके जा रही हूँ उससे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटर प्रेजेंटेशन शो कर रही है, तभी मैं पॉलिसी का चेंज करूंगी, अदरवाइज पॉलिसी का चेंज नहीं होगा। एंड अगर पॉलिसी का चेंज होगा तो वो कहाँ से होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे के से करते हुए जाएंगे। एस्टिमेशन का चेंज हमेशा आगे से होता है। अब जैसे कि मैं क्या करूंगी, मेरी एडजस्ट करूंगी मेरी ब्रॉड फॉरवर्ड फिगर, क्यों? क्योंकि वो पिछले साल की फिगर में मैं चेंज करती जा रही हूँ। एंड रीस्टेट द कंपैरेटिव्स मींस कि पिछले साल के फिगर्स को भी उस चेंज के अकॉर्डिंगली दिखाते हुए जाऊंगी, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. यस मैम। Yes, अगेन ma'am. देखो मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेशन है वो चेंज क्या होता है, मेरा प्रोस्पेक्टिवली आगे से जाएंगे, पीरियड ऑफ चेंज में मुझे दिखाते जाना है। मतलब कि फ्यूचर पीरियड्स में भी दिखाऊंगी, उस साल तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी, बट आगे आने वाले सालों में भी उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। सो अगेन इसमें कि एक मेरे पास डेप्रिसिएशन जैसी एक एग्जांपल होती है जो कि मेरा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मेरा जजमेंट बेस्ड भी होता है और जजमेंट मेरी गलत भी हो सकती है। ठीक है, अब चलो एक ये भी कर ही लेते हैं, इन्वेंट्री और एग्रीकल्चर। सो IS2 जो कि मेरा इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये स्टैंडर्ड किसके रिगार्डिंगली आता है? क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंगली। तो ये स्टैंडर्ड मुझे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड को के अकॉर्डिंगली मुझे एसेट को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे दिखाना होता है। NRV को हम क्या बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब कि इस एसेट को बेच के मेरी पॉकेट में जो रियलाइज होगा दैट इज मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना? तो अब देखो क्या होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, लाइक मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में माइनस करती होती हूँ। जैसे सपोज करो कि एक मेरा कोई भी बिजनेस का कोई भी सपोज करो एक एसेट है, आप मुझे कह रहे हो मैम मुझे आपसे खरीदना है बट मुझे इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए। बिना मॉडिफिकेशन के आप मुझसे खरीदोगे नहीं, तो वो मॉडिफिकेशन क्या है? मेरी कॉस्ट टू सेल। तो मैं वो लेस करके चलती हूँ, दैट इज मेरा NRV बनता है। अदरवाइज ये क्या है? फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
अब कॉस्ट कॉस्ट मतलब कि उस एसेट को उस प्रेजेंट लोकेशन में उस कंडीशन में लेके आने के लिए जितने भी खर्चे मेरे कवर होते हैं वो मेरे कॉस्ट में आते हैं, बट ये रूटीन वाले खर्चों को हम इसमें कंसीडर नहीं करते, वो जो स्टार्टिंग वाले हैं वही खर्चों को मैं कॉस्ट में इंक्लूड करती हूँ। इन्वेंट्री के मेथड्स आपके लिए काम के नहीं है वैसे, फीफो लीफो मेथड हमारे पास आते हैं। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये अभी आपके लेवल पे काम का नहीं है, वो F3 लेवल एरिया में आता है। अच्छा, अब देखो एक हमारे पास एक और स्टैंडर्ड आता है जिसको हम एग्रीकल्चर के नेम से जानते हैं। एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड मेरा किसके ऊपर होता है? बायोलॉजिकल एसिड्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। तो देखो ये कोई भी एसिड है, मतलब जैसे कि आप इसकी बायोलॉजिकल एसिड्स की एग्जांपल में से मैं शीप दे सकती हूँ, मैं काऊ दे सकती हूँ, मैं वो वाला पेड़ जिससे जैसे एप्पल ट्री हो गया है ना, ये सारे क्या हो गए मेरे बायोलॉजिकल एसिड्स में आ गए। तो ये ये वाला ट्री भी मेरे बायोलॉजिकल एसिड में आएगा। ये ट्री के ऊपर जब तक मेरा लाइक ये फ्रूट्स वगैरह है तभी भी मेरे इसके फ्रूट्स वगैरह तो भी बायोलॉजिकल एसिड्स में आएंगे। जैसे ही ये प्लक हो गए हमने कहीं पे रख दिए या काव का मिल्क एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो वो फिर मेरे पास IS2 इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। एंड उसके बाद की सारी स्टेजेस, चाहे उसको मैंने प्रोसेस कर दिया, मिल्क बना दिया, चीज बना लिया, वो भी मेरे IS2 या किसी और स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। तो बेसिकली बायोलॉजिकल एसिड क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ट्री, शीप, बुशेस, जिससे मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। इसको मैंने कैसे दिखाना होता है, ये एक ऐसा एसेट था जिसको मैंने आपको बोला था कि मेरा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट नहीं होगा। तो इसका इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन हम कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल। ये सेल नहीं है, बट अगर सेल हो जाती तो उसका वैल्यूएशन, मतलब कि कोई कमीशन है, अगर बिकता तो, परचेज करते तो उसकी वैल्यूएशन। ठीक। एंड अगेन इसको हर रिपोर्टिंग डेट पे इसकी वैल्यूएशन हम देखते हैं, और गेन और लॉस मेरा कहां पर जाता है? P&L में। ये सबको याद है? Ma'am, may you please repeat the question? जो मेरा एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड है उसकी जब वैल्यूएशन हम हर रिपोर्टिंग डेट पे चेंज करते रहते हैं, लाइक यू नो इन दिस स्टैंडर्ड व्हाट वी डू इज की लाइक मैंने स्टैंडर्ड में क्या किया, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया एक बार। फिर रिपोर्टिंग डेट आया, फिर उस दिन की फेयर वैल्यू देखी, लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल लेस करके दिखाया। अब ये जो गैप है सेम तो होगा नहीं, बहुत रेयर चांसेस है, तो ये जो गैप है गेन भी आ सकता है लॉस भी हो सकता है, तो वो गेन और लॉस कहाँ पर जाता है? P&L? यस, बायोलॉजिकल एसिड का गेन और लॉस मेरा P&L में जाता है, और ये वो ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि मेरा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट पे नहीं होगा। कॉस्ट तब पे होगा अगर मेरे पास फेयर वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है तो। ठीक। अगेन इसी स्टैंडर्ड के अंदर मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कवर हो जाता है, अगर वो प्रोड्यूस अभी तक उस एसिड के साथ है, जैसे कि एप्पल्स अगर ऊपर लगे हुए हैं, राइट, तब तक वो बायोलॉजिकल एसिड में आएगा। जैसे ही एप्पल प्लक हो गया, वो टूट गया, वो इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। अगेन बायोलॉजिकल एसिड्स में ना आपने एक वर्ड बार बार पढ़ा होगा, एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि एक ऐसा प्लांट, लिविंग प्लांट, जो कि मुझे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड में अपना जो है एसिड देने वाला है, बेनिफिट देने वाला है। तो वो क्या है, एक से ज्यादा में, यानी कि उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने वाली है, तो वो IS16 में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो bearer plant होता क्या है, अगेन देख लो। इज डिफाइंड एज लिविंग प्लांट दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट हैज एक्सपेक्टेड टू bear the produce for more than one period, and it has remote likely of being sold as a agriculture produce except a incidental sale। मतलब कि वैसे साथ में बिक गया तो और बात है, अदरवाइज ये एक ऐसा एसेट है जो कि मुझे एक साल से ज्यादा कोई बेनिफिट देने वाला है। एंड यस, मैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यूज करती हूँ। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका तो काम ही एग्रीकल्चर का होता है। आई लिव इन पंजाब, यहाँ पर तो है ही काम एग्रीकल्चर का, राइट। सो इनके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS41 है। एंड इसका गेन और लॉस P&L में जाता है। लाइक वो फिजिकल चेंज हो या प्राइस रिलेटेड चेंज में हो सकता है, किसी भी चेंज के कारण हो सकता है। फिजिकल चेंज मतलब कि एक एसिड से दूसरा एसिड बन के आ गया, जैसे कि काव है, काव का बेबी आ गया, तो वो लाइक उससे गेन और लॉस है, वो मैं उसका अकाउंट फॉर करती हूँ। तो अगेन एग्रीकल्चर लैंड जो है मैं अलग से दिखाऊंगी। अगर सपोज करो मेरे पास फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की ट्रीज अलग से दिखाऊंगी, लैंड अलग से दिखाऊंगी। तो अगेन लैंड जो है IS16 में आएगी। कुछ कोटास, कोटास क्या है, वो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसका इंटेंजिबल एसेट में कवर करूंगी।
एंड अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट भी मुझे देखो ग्रांट मिल सकती है, तो ग्रांट जो है वो मेरा P&L में इनकम में जाएगी। एनीथिंग टिल नाउ? मैम एक डाउट था कि टी लीव्स एट द टाइम ऑफ पिकिंग, IAS 2 और IAS 41? जब तक पिक नहीं हुआ तब तक मैं IAS 41 करूंगी। जिस दिन वो टूट के आ गया लास्ट डे, इसके लिए ट्रीटमेंट वैसे होगा, याद है हमारा 40 और वो 16 वाला था, तो ये लास्ट डे जिस दिन हमने पिक किया इसको मैं लेके चलूंगी 41 के अंडर। जैसे ही टूट गया तो IAS 2 में आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन था कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड बिफोर सेल, they are recognized in profit and loss or include in cost of? इन्वेंट्री में नहीं आएगा क्योंकि वो बाद में बात वाले खर्चे हैं, वो नहीं आएगा। अगेन इसके अगेंस्ट भी साथ में मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि कुछ ऐसा एसेट है जिसको स्टोर करना जरूरी है फॉर लाइक नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है, तो वो इन्वेंट्री में कवर हो जाएगा। पेरिशेबल गुड्स के लिए? पेरिशेबल नहीं, जैसे कि कुछ ऐसे एक ऐसे एसेट्स होते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं ड्रिंक की, ठीक है, या फिर एक ऐसा एसेट है जो कि क्या कहते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में यूज होना है और वो यूज करने के लिए 1 महीने का उसको रखने का टाइम चाहिए। जैसे सपोज करो कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं कि आपको उसको रखना ही पड़ेगा नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तो यहाँ से तो बन गया, पर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना ही पड़ेगा, तो फिर वो आप उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हो स्टोरेज कॉस्ट, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती इन्वेंट्री में। ओके, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Yes, guys, anything else? No, ma'am. Okay, so we will meet tomorrow at the same time, starting with the another standard area। 3 दिन आई गेस, 3 से 3.5 दिन में, मतलब like maximum 4 day में हमारा जो है थ्योरी एरिया हो जाएगा। जैसे ही थ्योरी एरिया होगा, मेक श्योर तब तक आपका भी थ्योरी साथ साथ रिवाइज हो, बिकॉज वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन पास्ट पेपर ऑन द एक्सेल शीट, एंड उसके लिए आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मुझे सेशन 1-2 एक्सटेंड करने पड़ जाए मैं कर दूंगी, हाँ बस ये है कि उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम आगे पीछे फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे ऑलरेडी जो है 18 से सेशन जो है